सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। इस सब्जेक्ट की है 16वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है पावलोव का सिद्धांत। अब पावलोव ने भी एक सीखने का सिद्धांत दिया था। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग में आ जाता है। ये कम इंपॉर्टेंट है, ये बता दूं मैं आपको। आसान सही है और कोई खास सीखने का सिद्धांत भी नहीं है ये, लेकिन पावलोव को इसके लिए नोबेल मिला था। अब इनका सीखने का क्या सिद्धांत था, इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं हम। ये क्या था, इसके बारे में ही हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पावलोव्स लर्निंग थियरी। अब इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत माना जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी बोला जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है और अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है। ये तीन नाम है सिद्धांत के, आप बस पहले वाला याद रखना, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और साथ ही साथ ये भी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। कोई भी पूछ सकता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या कहता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है। ये पावलोव ने दिया था। अब पावलोव का जो ये सिद्धांत है सीखने का, ये कोई विशेष सीखने का सिद्धांत नहीं है। जैसे थॉर्नडाइक ने ये कहा था हम कैसे सीखते हैं, उद्दीपक के द्वारा सीखते हैं। स्किनर ने क्या कहा था हम कैसे सीखते हैं, हम पुनर्बलन के द्वारा सीखते हैं। कोहलर ने क्या कहा था हम कैसे सीखते हैं, हम पूरी आकृति को देखते हैं तब सीखते हैं, पूरी आकृति को देखने के द्वारा सीखते हैं। तो इस कड़ी में पावलोव ने कोई विशेष बात नहीं बताई कि हम कैसे सीखते हैं, लेकिन पावलोव ने हमारी सीखने की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था हमें। एक उद्दीपक होता है, एक अनुक्रिया होती है। दो चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी, पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हुई है थॉर्नडाइक वगैरह की, तो एक तो होता है उद्दीपक या उद्दीपन, उद्दीपन लिख देते हैं हम, और एक होता है अनुक्रिया। अनुक्रिया उद्दीपन ऐसी चीज होती है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ये जलेबी रखी हुई है, हमें प्रेरित कर रही है कि पैसे दो और जलेबी ले लो, इससे खा सकते हो तुम। तो जलेबी हमें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो ये उद्दीपन होती है। अनुक्रिया क्या होती है, वो काम जो हम उद्दीपन के प्रति करते हैं वो अनुक्रिया होती है। जलेबी हमें दिखती है तो ये उद्दीपन है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और हम पैसे देते हैं, ये ले लेते हैं, तो वो हमने जो पैसे दिए वो अनुक्रिया हुई। टीचर की नौकरी, सरकारी नौकरी हमारे लिए उद्दीपन है। उद्दीपन मतलब जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करे, वो सरकारी नौकरी हमारे लिए उद्दीपन हुआ क्योंकि वो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। फिर हम अनुक्रिया करते हैं, बीएड करते हैं, सीटेट पेटेट पास करते हैं और गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। तो अनुक्रिया मतलब जो हम काम करते हैं, उद्दीपन मतलब जो हमें कुछ काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये दो चीज आपको स्पष्ट होनी चाहिए। पावलोव ने क्या कहा कि जो एक रियल उद्दीपक होता है, रियल उद्दीपन होता है, उसके प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं, सेम अनुक्रियाएं हम किसी एक अनरियल अवास्तविक उद्दीपक के प्रति भी कर सकते हैं जो है ही नहीं, जो सही नहीं है। जैसे ये मिठाई है, इन मिठाई को देखकर इस बालक के मुंह में लार आ जाती है, तो ये एक सही अनुक्रिया है, अच्छी अनुक्रिया है, क्योंकि मिठाई को देखकर किसी के भी मुंह में लार आ जाती है। तब ये जो मुंह में लार आना, ये अनुक्रिया बालक कर रहा है, तो ये अनुक्रिया यह बालक इस प्लेट के लिए भी कर सकता है। अगर कभी प्लेट, ये वाली प्लेट जो इस बालक को दिख जाए, तो ये बालक इस मिठाई के बारे में सोचेगा और मुंह में लार आ जाएगी। तो देखो, अगर बालक के मुंह में लार प्लेट को देखकर आ रही है तो वो कोई अच्छी प्रक्रिया अनुक्रिया नहीं है, क्योंकि प्लेट को देखकर बालक के मुंह में लार नहीं आनी चाहिए। जबकि ये लार बालक के मुंह में आ रही है प्लेट को देखकर, क्यों आ रही है, क्योंकि मिठाई के लिए आ रही है। तो जो प्रतिक्रिया या जो अनुक्रिया इस बालक को मिठाई के प्रति करनी चाहिए थी, एक असली उद्दीपक के प्रति, वे सेम अनुक्रिया यह किसी एक अवास्तविक उद्दीपक के प्रति करता है, जिसके प्रति वे अनुक्रिया हो ही नहीं सकती। ये बात बताई थी पावलोव ने। आसान सी पॉइंट है, यही है। इसके बारे में हल्का सा हम पढ़ लेते हैं, बाकी बेहतर आप बाद में समझ पाएंगे। पावलोव ने अपने सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध को दर्शाने का प्रयास किया। वही उद्दीपक अनुक्रिया जो कुछ काम करने के लिए हमें प्रेरित करें वो उद्दीपक है, और जो काम हम करते हैं वो अनुक्रिया होता है। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक साहचर्य या फिर संबंध स्थापित हो जाता है। अनुबंधन क्या होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध स्थापित हो जाता है, उस संबंध को हम अनुबंधन कहते हैं। वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। पावलोव के अनुसार अवास्तविक उद्दीपक के प्रति भी वास्तविक क्रियाएं हो सकती हैं। अवास्तविक मतलब जो असली उद्दीपक नहीं है, उसके प्रति भी वास्तविक क्रियाएं हो सकती हैं। पावलोव के द्वारा दिए गए सिद्धांत को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक बालक अपना बस्ता लिए
बाजार के रास्ते विद्यालय जा रहा है। रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ती है। दुकान पर सजी हुई रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर उस बालक के मुंह में लार टपकने लगती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मतलब मिठाई को देखकर किसी के मुंह में भी लार आ जाती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो मिठाई के प्रति प्रक्रिया हो रही है, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वही बालक जब घर पर होता है तो सिर्फ मिठाई वाले की आवाज सुनकर ही उसके मन में मिठाई खाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है तथा उसके मुंह से लार टपकने लगती है। यह बालक की अनुक्रिया एक अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होती है, न कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति। जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया होती है, यही अनुकूलित अनुक्रिया होती है। अनुकूलित अनुक्रिया क्या होती है? जब हम किसी उद्दीपक के प्रति ऐसी अनुक्रिया करते हैं जो उसके लिए नहीं होती, किसी दूसरे उद्दीपक के प्रति होती है, तो उस अनुक्रिया को हम अनुकूलित अनुक्रिया बोलते हैं। अगर बालक ये मिठाई देखता है और इसके मुंह में लार आती है, तो ये तो एक नॉर्मल अनुक्रिया है, किसी के मुंह में भी आ जाती है। लेकिन ये बालक जब घर पर है, हलवाई वाले की आवाज़ सुनता है ये, तब हलवाई वाले की आवाज़ सुनकर इसके मुंह में लार टपकने लगती है। तो वो हलवाई वाले की आवाज़ के प्रति ये लार टपका रहा है बालक, तो वो एक अनुकूलित अनुक्रिया है, वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि स्वाभाविक अनुक्रिया तो जलेबी के प्रति होगी, मिठाई के प्रति होगी। तो ये एक अनुकूलित अनुक्रिया हुई। जो क्रिया बालक को मिठाई के साथ करनी चाहिए थी, वो क्रिया बालक या तो मिठाई की प्लेट के साथ कर रहा है या हलवाई वाले की आवाज़ के साथ कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम एक उद्दीपक के साथ करने वाली क्रियाएं उस उद्दीपक से संबंधित किसी दूसरे उद्दीपक के साथ करने लगते हैं। जब हम ये करते हैं तो उस क्रिया को हम अनुकूलित अनुक्रिया बोलते हैं। जैसे बालक मिठाई के साथ करने वाली क्रिया को इस हलवाई वाले की आवाज़ के साथ कर रहा है, तो ये उद्दीपक, ये जो क्रिया होती है वो अनुकूलित अनुक्रिया होती है। एक रीजन है, इन दोनों में संबंध होना चाहिए, मिठाई में और हलवाई में संबंध होना चाहिए। अगर बालक किसी एक उद्दीपक के प्रति जो क्रियाएं की जानी थी में किसी दूसरी उद्दीपक के प्रति बालक क्रियाएं कर रहा है, तब उन दोनों उद्दीपकों में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, वह क्रिया तभी हो सकती है। ये हमारा पावलोव का सिद्धांत था। थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं हम। इस प्रकार पावलोव ने अपने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में बताया कि अनुक्रिया करने के लिए वास्तविक स्वाभाविक उद्दीपक का होना हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा वास्तविक और स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हम अनुक्रिया करें, बल्कि वह अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी हो सकती है। अर्थात अगर हम किसी स्वाभाविक उद्दीपक तथा उससे संबंधित किसी अनुक्रिया के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित कर दें, तब प्राणी वही अनुक्रिया उस उद्दीपक से संबंधित किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी करता है। ये मेन लाइन है, ये मेन पॉइंट है, इसको आप समझ लो। ये मेन अर्थ लिखा हुआ है हमारे इसका पावलोव के सिद्धांत का। ये क्या कह रहा है? अगर हम किसी स्वाभाविक उद्दीपक मतलब एक वास्तविक उद्दीपक और उसकी अनुक्रिया में संबंध स्थापित कर देते हैं, तब प्राणी वही अनुक्रिया उस उद्दीपक जो स्वाभाविक उद्दीपक है उससे संबंधित किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी करता है। जैसे हमने मिठाई और बालक की लार में एक संबंध स्थापित कर दिया कि मिठाई देखते बालक लार टपकाएगा, तो ये तो वास्तविक क्रिया हुई। अब मिठाई से संबंधित ही होता है प्लेट और मिठाई से संबंधित ही होता है मिठाई वाले की आवाज़। तब स्वाभाविक उद्दीपक से संबंधित कोई दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक होता है, तब बालक वही अनुक्रिया कर सकता है। तो ये कहता है हमारा पावलोव का सिद्धांत। उदाहरण देखते हैं। जैसे भोजन का नाम सुनते ही हमारे मुंह में लार आ जाती है, जबकि भोजन हमारे सामने नहीं है। तो वो जो लार आ रही है वो भोजन का नाम सुनने के लिए नहीं आ रही है, वो भोजन के प्रति आ रही है। तो जो लार भोजन के प्रति टपकनी थी वो भोजन का नाम सुनने के प्रति टपक रही है। तो ये एक अनुकूलित अनुक्रिया हुई। मतलब एक क्रिया जो हम किसी एक उद्दीपक के प्रति करते हैं वह दूसरे उद्दीपक के प्रति कर रहे हैं। अपने दोस्तों का जिक्र होने पर हम खुश हो जाते हैं, जबकि दोस्त हमारे साथ होते ही नहीं। खुश हम तब होते हैं जब दोस्तों के साथ होते हैं, लेकिन दोस्तों का जिक्र हो जाने पर ही हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनुकूलित अनुक्रिया है। हम दोस्तों वाली जो फील लेते हैं कि वो बातें सोचते हैं, जो क्रिया हम दोस्तों के साथ करते हैं वो उनके नाम के साथ कर रहे हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई लाल फूल है, लाल फूल कोई बच्चा पकड़ लेता है तो उसके कांटा लग जाता है, तब वह लाल रंग का नाम सुनने से भी डरने लगता है या हर लाल रंग की चीज़ से डरने लगता है। ये वही है जो अनुक्रिया उस बालक को लाल रंग के फूल के साथ करनी थी, वह अनुक्रिया वह बालक किसी भी लाल रंग की चीज़ मतलब कोई दूसरी चीज़ के साथ कर रहा है। तो ये हमारी अनुकूलित अनुक्रिया हो जाती है। एक उद्दीपक के प्रति जो हमें क्रिया करनी थी, वही क्रिया अगर हम दूसरे उद्दीपक के प्रति करते हैं
इस क्रिया को हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं और ऐसा हम कर सकते हैं। अगर दो उद्दीपकों में संबंध है तो एक उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया हमें करनी थी वो दूसरे उद्दीपक के प्रति भी कर सकते हैं। यही बात सिद्ध की है इन्होंने, पावलोव साहब ने, और इनको नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इस चीज के लिए इन्हें। बाकी देखेंगे क्यों मिला था। एक डेफिनेशन देख लेते हैं अनुकूलित अनुक्रिया की, क्योंकि पेपर में आ जाता है अनुकूलित अनुक्रिया क्या होता है, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आ जाता है। आप अनुकूलित अनुक्रिया तो आपने समझ ली क्या होता है, एक उद्दीपक के प्रति, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अगर कोई अनुक्रिया करते हैं हम, वही अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करते हैं, जबकि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक में संबंध होता है तब करते हैं हम। तो वो जो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हम अनुक्रिया कर रहे हैं उसे हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। तो अनुकूलित अनुक्रिया की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया में कार्य के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना के स्थान पर एक प्रभावहीन उत्तेजक होता है जो स्वाभाविक उद्दीपक से संबंधित होने के परिणाम स्वरूप प्रभावपूर्ण होता है। अब देखो अनुकूलित अनुक्रिया में क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक तो नहीं होता, उसकी जगह पर एक प्रभावहीन उद्दीपक होता है। अब वह प्रभावहीन तो होता है, बेकार होता है, लेकिन वह स्वाभाविक उद्दीपक से संबंधित होता है, इस वजह से वह प्रभावपूर्ण हो जाता है। जैसे प्लेट, मिठाई की प्लेट एक प्रभावपूर्ण उद्दीपक हो जाती है, बालक उससे देखकर लार टपकाने लगता है क्योंकि वह एक स्वाभाविक उद्दीपक मतलब मिठाई से संबंधित होती है। अब पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट इसका फेमस है, इसने अपने कुत्ते पर किया था। पावलोव ने क्या किया, अपने कुत्ते को बांध दिया, इस तरह से पट्टे वगैरह में बांध दिया। कुत्ते के मुंह में जो लार वाली नली होती है जिसमें से लार निकलती है मुंह में, तो पावलोव ने उस नली को काटा और एक ट्यूब से जोड़ दिया, जो बाहरी ट्यूब होती है। लार वाली जो नलिका होती है कुत्ते की, उसको एक बाह्य ट्यूब से जोड़ दिया और एक टेस्ट ट्यूब से जोड़ दिया, एक मेजरमेंट ट्यूब से, जिससे कि पावलोव माप सके कि कुत्ते के मुंह में कितनी लार आ रही है। उसके बाद पावलोव ने क्या किया, कुत्ते को इस तरह से बांधा और सामने दर्पण लगा दिया और यहाँ पर कुछ इस तरह से सिस्टम रख दिया जिससे कि कुत्ते को खाना दिख जाए। तो पावलोव ने क्या किया, कुत्ते के सामने खाना रखा। जैसे कुत्ते के सामने खाना रखा गया, कुत्ता पूंछ हिलाने लगा, लार टपकाने लगा, खाना मिलेगा मुझे, अब तो मजे आएंगे, खाना खाऊंगा मैं। तो लार टपकाने लगा, तो जितनी लार आई पावलोव ने उसको यहाँ पर मेजर कर लिया कि इतनी लार आई। दोबारा फिर पावलोव ने खाना रखा, कुछ टाइम बाद फिर लार आई, फिर खाना रखा, फिर लार आई। ये काम तो चलता रहा। अब ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई भी प्राणी खाना देखकर लार टपकाएगा ही टपकाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, पावलोव ने खाना रखा, यहाँ पर खाना रखा और ऊपर एक घंटी बजाई, टन, इस तरह से करके घंटी बजाई पावलोव ने और कुत्ते को खाना दिया। तो कुत्ते ने घंटी भी सुनी, खाना भी सुना, देखा। तो कुत्ते ने लार टपकाई। अब ये लार घंटी के लिए थोड़ी टपका रहा है, कुत्ता लार खाने के लिए टपका रहा है। दोबारा फिर पावलोव ने ऐसे ही किया, घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया और लार यहाँ पर मेजर करता रहा पावलोव। देखो खाना कुत्ते को दिख रहा है और घंटी बज रही हो ना बज रही हो, घंटी भी साथ में बज रही है, तो कुत्ता खाना देख रहा है, उस खाने के प्रति कुत्ता लार टपका रहा है, ना कि घंटी के प्रति। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन एक बार पावलोव ने क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई, घंटी टन देसी, खाना नहीं दिया, लेकिन कुत्ता पूंछ हिलाने लगा, लार टपकाने लगा कि अब मुझे खाना मिलेगा, क्योंकि कुत्ता समझ चुका था जब घंटी बजती है तो खाना मिलता है मुझे। और जो कुत्ते ने लार टपकाई, वो पावलोव ने लार का मेजरमेंट किया, मापा, तो पावलोव ने पाया कि कुत्ते ने उतनी ही लार टपकाई थी जितना कि वह लार एक असली खाना देखकर टपकाता था। मतलब क्या हुआ, पावलोव ने ये जो खाना यहाँ पर रखा जाता था, खाना और उस घंटी, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया और जो अनुक्रियाएं कुत्ते को खाने के साथ करनी थी वही अनुक्रियाएं कुत्ता घंटी के साथ कर रहा है, क्योंकि घंटी और खाने को पावलोव ने आपस में जोड़ दिया। और ये जो अनुक्रिया कुत्ता घंटी के साथ कर रहा है इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया बोलते हैं, और ये जो खाने के साथ करता है वो तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती ही है। तो इसके द्वारा पावलोव ने यही सिद्ध करने की कोशिश की, अगर हम किसी एक स्वाभाविक असली उद्दीपक के प्रति कुछ अनुक्रिया करते हैं, सेम अनुक्रियाएं हम एक प्रभावहीन अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी कर सकते हैं, बस उन दोनों में एक कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, तभी करेंगे हम। इस एक्सपेरिमेंट के लिए और ये सिद्धांत बनाने के लिए पावलोव को नोबेल भी मिला था। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हो गया था। पावलोव ने बाद में क्या किया, घंटी की आवाज़ बदल दी, 3-4 आवाज़ें घंटी की निकालने लगा पावलोव। तो कुत्ता ये भी समझने लगा था बाद में कि किस घंटी की आवाज़ पर खाना मिलेगा इसे और किस घंटी की आवाज़ पर इसे खाना नहीं मिलेगा। तो इतना अंतर भी कुत्ता करने लगा था। थोड़ा सा और देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
इस प्रयोग से पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुत्ता घंटी की आवाज से प्रतिबद्ध हो गया था, मतलब कुत्ता घंटी की आवाज से बंध गया था, तभी उसने घंटी की आवाज सुनकर भी लार टपकाई। इस प्रयोग में गोश्त जो खाना हम दे रहे हैं वो एक स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक से मतलब एक ऐसा उद्दीपक जिसके प्रति सही क्रिया की जा सकती है, तथा घंटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। ये एक अस्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि घंटी के प्रति लार नहीं टपकाई जा सकती, तो वह एक अस्वाभाविक उद्दीपक हुआ। तथा लार एक टपकना एक अनुक्रिया हुई। पहले कुत्ता खाने के प्रति अनुक्रिया करता है, जो कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है, खाने के प्रति लार टपकाता है, जो कि हो सकती है। फिर कुत्ता क्या करता है, घंटी तथा खाने के प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होती है, मतलब खाने के प्रति ही होती है ये भी। लेकिन बाद में केवल घंटी ही बजाई जाती है और कुत्ता को भोजन नहीं दिया जाता। फिर भी यह पाया जाता है कि कुत्ता वही अनुक्रिया करता है जो उसने भोजन के साथ की थी। यह अनुक्रिया एक अस्वाभाविक अनुक्रिया होती है, क्योंकि घंटी के साथ लार नहीं टपकाई जा सकती, लेकिन कुत्ते ने लार टपकाई क्योंकि हमने घंटी और खाने को आपस में जोड़ दिया था। यही अनुक्रिया जो कुत्ता घंटी के साथ करता है, इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। रियल वास्तविक स्वाभाविक अनुक्रिया तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि घंटी के लिए घंटी को देखकर कोई कुत्ता या घंटी की आवाज़ सुनकर कोई कुत्ता लार नहीं टपकाएगा। तो बस हमने खाने और घंटी को जोड़ दिया, इस वजह से कुत्ते ने घंटी को देखकर भी लार टपकाई, और उसे हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। यही पावलोव ने सिद्ध किया था कि हम अनुकूलित अनुक्रिया भी करते हैं, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक क्रिया भी कर देते हैं, इसीलिए इन्हें नोबेल भी मिला था। अब इसको हम इस टेबल से दर्शा सकते हैं। पहले स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के प्रति हम स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं, जैसा कुत्ते ने किया था। फिर अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, तब भी कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया ही करता है, लार टपकाता है। लेकिन बाद में हम सिर्फ एक अस्वाभाविक उद्दीपक देते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक देते हैं घंटी, और कुत्ता फिर अनुकूलित अनुक्रिया करता है, क्यों घंटी के प्रति कोई लार नहीं टपका सकता, तो वो अनुकूलित अनुक्रिया हुई। ये हमारा पावलोव का सिद्धांत था। इन्होंने इतना ही बताया कि हम जो एक उद्दीपक के प्रति क्रिया करते हैं वो किसी अनरियल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी कर सकते हैं, बस वो स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों में कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए, तभी करेंगे। इतना ही था आसान भाषा में, अगर आप समझना चाहें तो इतना ही होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।